तो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है बैटल ऑफ प्लासी। तो बैन अली वर्दी खान डाइड 1756 में। अली वर्दी खान की डेथ होगी तो उनकी जगह पर नवाब सिराजुद्दौला को बंगाल का नवाब बना दिया गया। बट जो कंपनी थी ना, अभी भी बहुत चिंतित थी, क्योंकि जो सिराजुद्दौला थे वो भी एक पावरफुल थे, लेकिन उनको तो ऐसा रूलर चाहिए था जो उनका पपट बन के रहे। पपट मतलब हाथों की कठपुतली बन के उनके लिए बिलिंगली जो चाहे वो ट्रेड करें और उनको कंसेशन दे एंड अदर प्रिविलेजेस। सो इट ट्राइड दो विदाउट सक्सेस, लेकिन उनके हाथ इतनी कामयाबी नहीं लगी कंपनी के टू हेल्प वन ऑफ द सिराजुद्दौला रिबल्स बिकम द नवाब। तो एन इन्फ्यूरेटेड सिराजुद्दौला रिबिल इन्फ्यूरेटेड आस्कर दी कंपनी टू स्टॉप मेडलिंग, लेकिन उनके हाथ ज़्यादा कुछ ना लगने की वजह से तो सिराजुद्दौला ने कंपनी को कहा कि आप मेडलिंग हमारे मसलों में काम दखलंदाजी करना बंद कर दीजिए एंड स्टॉप फोर्टिफिकेशन, और किले बंदगी भी बंद करें जो किले बना रहे हो, एंड चुप करके आपको पे रेवेन्यू करना पड़ेगा, रेवेन्यू देना पड़ेगा। एंड आफ्टर नेगोशिएशन फेल्ड, जब कंपनी ने उनसे बात करनी चाहिए तो वो वार्तालाप फेल होगी। नेगोशिएशन का मतलब होता है वार्तालाप। दी जो नवाब ने क्या किया, 30,000 सैनिकों के साथ इंग्लिश कंपनी की जो फैक्ट्री थी कासिम बाज़ार में उसके ऊपर हमला कर दिया एंड कैप्चर द कंपनी ऑफिसर को गिरफ्तार कर लिया, और उसका जो वेयर हाउस था जहाँ पर सामान रखा जाता है उसको लॉक लगा दिया। तो जो उनकी इंग्लिश मैन थे उनको डिसआर्मड कर दिया, मतलब उनके जो सारे हथियार थे वो छीन लिए गए एंड ब्लॉकड इंग्लिश शिप्स को ब्लॉक कर दिया गया। उसके बाद जो सिराजुद्दौला था वो कैलकत्ता की तरफ पहुंचा, कंट्रोल ओवर दी कंपनीज फोर्ट की कैलकाटा में जो उनकी कंपनी थी उसके ऊपर कब्जा करने लिए। जब ये खबर इंग्लिश कंपनी को कैलकाटा में पहुंची कि वो सिराजुद्दौला जहां पर हमला करने आ रहा है, तो कंपनी ऑफिशियल जो मद्रास में बैठे थे अंडर दी कमांड ऑफ, उन्होंने रॉबर्ट क्लाइव के अंडर एक नवल फ्लीट्स का मतलब होता है कि शिप के जरिए फ़ौज को मंगाया। प्रोलॉन्ग नहीं, पहले तो उन्होंने वार्तालाप करनी चाहिए जो फ़ौज मंगाई थी उसने नवाब के साथ। बट फाइनली क्या हुआ, 1756 में रॉबर्ट क्लाइव लेड द कंपनी आर्मी को लेके सिराजुद्दौला के साथ उसका लड़ाई हो जाती है। तो जो क्या होता है, सिराजुद्दौला को अगेंस्ट वन ऑफ द मेन रीज़न फॉर द डिफीट ऑफ, जो उसमें जो लड़ाई होती है ना उसमें बच्चे नवाब सिराजुद्दौला की हार हो जाती है। उसका मेन कारण क्या होता है कि सिराजुद्दौला के साथ एक मीर जाफ़र हो, उसका सैनिक होता है जो उनके साथ दगा करता है, वो साथ में अंदर खाते जो होता है ना वो इंग्लिश कंपनी के साथ मिला होता है। तो क्लाइव ने उससे कहा होता है कि मैं आपको सिराजुद्दौला के मरने के बाद आपको नवाब बना दूंगा यदि आप मेरी लड़ाई में सपोर्ट करें। सो दी बैटल ऑफ प्लासी बिकम फेमस बिकॉज इट वाज दी फर्स्ट मेजर विक्ट्री। कंपनी की जो पहली जीत थी इसलिए इसको बहुत ही इंपॉर्टेंस दी जाती है। लेकिन फिर क्या हुआ, जो आफ्टर दी डिफेट ऑफ प्लासी में सिराजुद्दौला की हार के बाद सिराजुद्दौला के बाद मीर जाफ़र को वहाँ का नवाब बना दिया जैसे कि उन्होंने प्रॉमिस किया था। तो अभी भी जो कंपनी थी ना स्टिल अनबिलिंग, अभी भी उनकी इच्छा भरी नहीं थी कि हम अपने अकॉर्डिंग व्यापार करें, क्योंकि उन्होंने तो अभी तो अपना मनपसंद नवाब बना लिया था। इट्स प्राइम ऑब्जेक्टिव वाज एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड, अभी भी कंपनी का जो मेन मकसद था वो था ट्रेड को बढ़ाना। इफ़ दिस कुड बी डन विदाउट कॉन्क्वेस्ट थ्रू दी हेल्प ऑफ लोकल, और ये नामुमकिन था ज़्यादा कुछ कॉन्क्वेस्ट के मतलब कब्जा किए के बिना, और उसमें उनको लोकल रूलर का साथ चाहिए था, बिलिंग टू ग्रांट प्रिविलेज, साथ में उनको जो सहूलतें मिलती हैं वो भी देनी थी। देन टेरिटरीज नीड नॉट टू बी टेकन ओवर डायरेक्टली, तो फिर ज़रूरत नहीं पड़नी थी कि टेरिटरीज को डायरेक्टली ओवरटेक किया जा सकता था। लेकिन हुआ क्या, सूंदी कंपनी ने देखा कि दिस वाज रैदर डिफ़िकल्ट, ये बहुत मुश्किल था। जो मीर जाफ़र को बैठाया था वो भी उनको साथ ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रहा था। पप्पट नवाब पर नॉट ऑलवेज एज हेल्प, जितना कंपनी चाहती थी कि वो हेल्प होगा उतना हेल्पफुल नहीं रहा। तो आफ्टर ऑल दे हैड टू मेंटेन ए बेसिक अपीयरेंस ऑफ डिग्निटी एंड सोवरेनिटी इफ़ दे वांट रिस्पेक्ट फ्रॉम देयर सब्जेक्ट। तो नवाब को भी ऐसा लगने लगा था कि इस तरह करने से तो उसकी अपनी डिग्निटी यानी कि मान मर्यादा सोवरेनिटी वो भी गवा रहा है इंग्लिश कंपनी का साथ देकर। तो हुआ क्या, व्हाट कुड द कंपनी, अब कंपनी क्या करे, बैन मीर जाफ़र प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट का मतलब होता है बच्चे के जब विरोध करने लगा मीर जाफ़र, तो उन्होंने क्या कर दिया कि दी कंपनी डिपोज्ड हिम, उसको गद्दी से हटा दिया और उसकी जगह पर मीर कासिम को बैठा दिया, नवाब बना दिया। तो मीर कासिम भी ज़्यादा उनके लिए सहाय नहीं हुआ, वो भी कंप्लेन करने लगा। इन टर्न ही बाय डिबीटर, और मीर कासिम को इंग्लिश कंपनी ने बक्सर की लड़ाई जो 1764 में हुई थी उसमें मीर कासिम को हराकर उसे ड्राइवन आउट बंगाल से निकाल दिया एंड उसी की जगह दोबारा फिर मीर का जाफ़र को गद्दी पे बैठा दिया, और उसको कहा कि आपको 5 लाख मंथली पे करना पड़ेगा यदि आप नवाब बनना चाहते हो। तो और उसने दिया भी।
और जो मीर जाफ़र था ना वो बच्चे नवाब बनकर 5 लाख रुपए उनको मंथली देता था। लेकिन जो कंपनी थी, कंपनी वांटेड मोर मनी टू फाइनेंस, अब भी और ज़्यादा वो चाहती थी कि अपनी फाइनेंसिस वार्स, लड़ाइयों में खर्चा होना पूरा करने के लिए एंड ट्रेड को करने के लिए और जो खर्चे होते हैं उसको पूरा करने के लिए वो 5 लाख से भी ज़्यादा मांगने लगे मीर जाफ़र से। तो इट वांटेड मोर टेरिटरीज और टेरिटरी चाहते थे एंड रेवेन्यू चाहते थे। बाई द टाइम मीर जाफ़र की जो डेथ हो ना बच्चे, वो अफीम ज़्यादा खाता था और उसकी डेथ हो जाती है 1765 में। कंपनी का जो मूड था वो चेंज होता जा रहा था। उन्होंने सोचा कि जितने भी हमने पप्पट नवाब बनाए हैं, मतलब हमारे हाथों के कठपुतले नवाब बनाए हैं, वो इतने ज़्यादा हमारे लिए सहाय नहीं है। इसीलिए उन्होंने वस्ट नीड बिकम नवाब अबर साहब। अब उन्होंने सोचा कि हम खुद नवाब बनेंगे। तो फाइनली क्या हुआ, 1765 में मुगल एम्पायर अपॉइंटेड दी कंपनी एज द दीवान ऑफ द प्रोविंस, और बंगाल का दीवान बना दिया गया कंपनी ने खुद ही अपने ही व्यक्तियों को। और दीवान को अलाउ कर दिया कि वो जितना चाहे वास्ट रेवेन्यू इकट्ठा कर सकता है बंगाल से। अब इतना टैक्स इकट्ठा होने लग गया था बच्चे बंगाल से कि दिस सॉल्व, बड़ा मेजर प्रॉब्लम थी जो कंपनी की वो सॉल्व होने लगी। फ्रॉम दी अर्ली 18th सेंचुरी से ट्रेड था जो इंडिया हैड एक्सपेंडेड, बट इट हैड टू बाय मोस्ट ऑफ गुड्स इन इंडिया विद गोल्ड एंड सिल्वर सपोर्टेड फ्रॉम ब्रिटेन। जो बच्चे पहले समय में था ना कि उनको इंडिया से वस्तुएं खरीदने के लिए ब्रिटेन को बहुत ज़्यादा सोना देना पड़ता था, क्योंकि उनके पास देने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए वो सोना इंडिया में देकर इंडिया से वस्तुएं ले जाते थे। दिस वाज बिकॉज एट दिस टाइम ब्रिटेन हैड नो गुड्स टू सेल इन, क्योंकि ब्रिटेन के पास कोई वस्तुएं नहीं थी जिसके चेंज करके वो इंडिया से कुछ चीज़ें ले जाते, लेकिन उनको सोना देना पड़ता था इसलिए। अब क्या होगा, दी आउटफ्लो ऑफ द गोल्ड फ्रॉम ब्रिटेन स्लोड आफ्टर द प्लासी लड़ाई के बाद जो गोल्ड का फ्लो था वो भी बंद हो गया था, क्योंकि बच्चे अब उन्होंने बहुत ज़्यादा टैक्स, जो टैक्स था इंडिया ने से ही लेने लग गए थे बंगाल से, अब उनके भरपाई जहाँ से ही कर लेते थे। और नाउ रेवेन्यूज़ फ्रॉम इंडिया कुड फाइनेंस कंपनी एक्सपेंसेस, अब वो जो टैक्स इकट्ठा करते थे उसी से वो कंपनी का अपने खर्चे निकाल लेती थी। दीज रेवेन्यू जो कुड भी यूज टू परचेज कॉटन खरीदने के लिए, सिल्क खरीदने के लिए इंडिया से वही टैक्स से वो खरीद लेते थे, और अपनी जो कंपनी की फौज थी, ट्रूप्स थे, उसको मेंटेन कर लेते थे। कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग द कंपनी फोर्ट एंड ऑफिस ऑफ कलकत्ता, इवन के कलकत्ता में जहाँ पर कंपनी के जितने भी फोर्ट थे उनको मेंटेन करने के लिए भी जो बंगाल से रेवेन्यू इकट्ठा किया जाता था कंपनी की तरफ से, उसी से गुजारा चलता था। उनका कोई खर्चा नहीं रहता, सारे का सारा वो टैक्स से निकाल रहे थे।